सा मौसम हो गया है। सुबह से कुछ दिखाई नहीं है, खाली धुंध धुंध धुंध, उस पर से पॉल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में कि घर से बाहर निकलना मतलब अस्थमा को बुलावा देना है। ऐसा लगता है जैसे अस्थमा हो गया है। तो सीपीसी के अंदर में लास्ट क्लास में जो भी मैंने बताया था, आई विल रिपीट दैट, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रही थी। आई होप सो कि टुडे द वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और मैंने बात कर लिया है, ठीक है। एक दो दिन में वाईफाई जो है मैं लगवा लूंगा, एंड देन वी कैन हैव वीडियो क्लासेस, ठीक है। मैं फिर बोर्ड पर बताऊंगा। सो सीपीसी आखिर सब्जेक्ट है किस चीज के नाम, और सीपीसी बाकी सब्जेक्ट से अलग कैसे है, और सीपीसी में क्या अलग है। तो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया भर के एक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। लेकिन सीपीसी में अलग ये है कि सीपीसी एक तो प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ आप ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में आपको क्रिमिनल लॉ के ऊपर में प्रोसीजरल लॉ पढ़ाया गया था, बट इन दैट केस वहां पर सिर्फ आपके सेक्शंस थे, वहां पर आपको ऑर्डर्स रूल्स ये सब नहीं थे। उसका रीजन ये था कि जो आपका सीआरपीसी है वो क्रिमिनल मैटर है, और उसमें ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं। ऑर्डर्स क्या होते हैं पहले वो हम देख लेते हैं क्या होता है। ऑर्डर एक्चुअली होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट जो है उसका एक तरीका है, उसका एक कायदा है। उस तरीके और कायदे से वो कुछ बोलता है। अब उसका बोलना तो ऐसा नहीं है ना कि ए चलो 10 बोरी उठा लो, ए चलो 5 बोरी उठा लो, ए चलो 5 किलो आलू ले लो, इस तरीके से तो वो बोलता नहीं है। देयर इज अ मीनिंग फॉर एवरीथिंग। अगर उसे कुछ बोलना है तो वो प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक प्रॉपर तरीका बना हुआ है, वो उस तरीके से ही बोलेगा। एंड देयरफॉर देयर इज फॉर्मली अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। जो भी वो करना चाहता है, जो भी वो बताना चाहता है, उसका एक फॉर्मल तरीका है। सो दैट वे इज नोन एज जजमेंट। जो उसका फॉर्मल वे है ना किसी चीज को बोलने का, क्योंकि वो कोर्ट के केसेस ही सॉल्व कर रहा है। बट देयर आर सिचुएशंस वेयर ड्यूरिंग द ट्रायल या फिर ड्यूरिंग द केस उसे कुछ ऐसा करना होता है जो कि जजमेंट नहीं है। वो सिर्फ वो इसलिए कह रहा है क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया है जो कोर्ट ने बोला था करने। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोर्ट ने बोला था कि इस बंदे को बुलाओ, मतलब समन करो। उसने, कोर्ट ने एक समन ऑर्डर जारी किया। अब वो क्रिमिनल मैटर में भी हो सकता है, सिविल मैटर में भी हो सकता है। तो द कोर्ट ऑर्डर्ड अ समन, ठीक है। एक पर्सन को हाजिर होने के लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर को उस पर्सन ने नजरअंदाज कर दिया और वो कोर्ट नहीं आया, ठीक है। अब क्या है, अब कोर्ट जो है एक दूसरा ऑर्डर निकालेगा कि देखो भाई साहब, अगर आप इस डेट पे नहीं आए तो हम आपके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि क्योंकि आप इस डेट पर नहीं आए हैं, इसीलिए नेक्स्ट बार तो आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, इससे किसी की केस का कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। जो कोर्ट ने ये बोला है, दिस इज नॉट एनी जजमेंट। क्योंकि जजमेंट होता तो एक डिस्प्यूट होता, एक इशू होता, उस इशू का एक रेजोल्यूशन होता, है ना। इट इज नॉट अ जजमेंट। बट कोर्ट ने कुछ कहा था या किसी इंसान को कुछ करने के लिए बोला गया था और उसने नहीं किया, तो उसको सिर्फ कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सो दिस थिंग इज नोन एज ऑर्डर। ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। जो आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है सीपीसी के अंदर ऑर्डर का, दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 14। बेयर एक्ट आप सब लोग प्लीज अपने पास रखिए। वी विल रेफर टू द बेयर एक्ट डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो है उसमें ऑर्डर का डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिक्री का डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 2, सॉरी 9 नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री का डेफिनेशन दिया गया है, और सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट का डेफिनेशन दिया गया है। देन दिस जजमेंट, it is the formal expression of the court. Now this judgment is actually the resolution कि आपके पास, कोर्ट के पास एक प्रॉब्लम आया, कोर्ट ने उस प्रॉब्लम को इशू में कन्वर्ट किया कि इस प्रॉब्लम में ये इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, एंड दीज इश्यूज with the help of the evidences that the opposite parties have presented in the court,
these issues have been tried to resolve. इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की कोर्ट ने, और उसके आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर अपना एक मत रखा। कोर्ट का जो मत है वो तो कोर्ट का ही होता है। अब आपको ऊपर बाइंडिंग है वो, क्योंकि इंडिया में कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो जो पार्टीज हैं उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर उनको नुकसान होगा। सो जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिया, दैट डिसीजन, इट इज अगेन अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, एंड देयरफॉर उसके अंदर, जजमेंट के अंदर एक प्रॉपर तरीका होता है। क्या क्या? सबसे पहले 4-5 लाइन में जो ये था आपका जो फैक्ट्स था वो बताया जाता है। आपने जजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इनिशियल के 2-3 1-2 पैराग्राफ में फैक्ट्स लिखे होते हैं, है ना। उसके बाद में कोर्ट जो है वो रीजनिंग देती है कि ये रीजनिंग थी, इसी इसी रीजनिंग की वजह से हम फिर लास्ट में जाकर क्या देती है? डिसीजन देती है। So this complete judgment is broken down into 3 parts. The first part is the facts, second part is the reasoning, and the third part is the decision. तो ये 3 जो parts हैं ये आपका decision है, ये आपका judgment आता है। So this complete judgment is known as the formal expression of the court. Reasoning होना जरूरी है, because without reason why will I agree to you कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं। So therefore it is the duty of the court to provide reason. But under certain circumstances, the court may not give reasons. Like for example, मैं यूपीएससी किया हूं इसलिए मुझे उसी का एग्जांपल पता है ठीक से अभी। तो एक बार क्या हुआ कि यूपीएससी, आप सभी को पता है कि जो भी आप आंसर लिखते हैं मेंस का, इट इज नॉट रिवील्ड, कोई नहीं दिखाता है। जब वो आंसर दिखाते नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने जो लिखा है मुझे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिला है। हो सकता है कि जो टीचर है उसने ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया हो, अपनी वाइफ से लड़कर बैठा हो और मुझे कम मार्क्स दे दिया हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मैं तो यही सोच कर निकलता हूँ एग्जाम हॉल से कि मैंने इतना अच्छा पेपर दिया है, इतना तो आ जाना चाहिए, लेकिन उतना आता नहीं है। और जिस पेपर में मैंने खराब एक्सपेक्ट किया था उसमें अच्छा मार्क्स आ जाता है स्टूडेंट्स का। ऐसा बहुत होता है। तो आई चैलेंज्ड, मैंने चैलेंज कर दिया अथॉरिटी को, यूपीएससी को, कि जो कॉपी है प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुआ है। यूपीएससी एक ऐसी संस्थान है जो कि क्या करती है कि इट हैज नेवर रिवील्ड दैट ऑन व्हाट बेसिस द मार्क्स आर गिवन। कभी वो रिवील नहीं करती है कि मार्क्स किस तरीके से दिया जाता है, आज तक कभी रिवील नहीं की। तो फिर क्या हम उस पर आरटीआई डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, बिकॉज इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन। खास करके यूपीएससी का जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, इट इज कंडक्टेड फॉर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए वो जो भी तरीका इख्तियार करती है, इट इज ओनली अप टू द अथॉरिटीज। और कोर्ट ने भी क्या किया कि कोर्ट ने भी फोर्स नहीं किया यूपीएससी को। कोर्ट ने बस बोला कि आप बता दीजिए, हमें कोर्ट को बता दीजिए कि आखिर वो क्या है जिसके आधार पर आप मार्क्स देते हैं, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा देन विल सी टू इट। तो एक लिफाफा में यूपीएससी ने अपना सारा जो भी आर्ग्यूमेंट्स था या जो भी अपने एविडेंसेस थे वो डाल दिए और उसको कोर्ट को सबमिट कर दिया। कोर्ट ने वो लिफाफा खोला, देखा, पढ़ा, उस लिफाफे में वापस डाला और वापस भेज दिया यूपीएससी को, और बोला कि इसमें जो लिखा है ठीक है, इसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, और ये जो है ये बेनिफिट ऑफ इंडिया है, इन द बेनिफिट ऑफ इंडिया, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, जितने मार्क्स आए हैं वही सही है। अब इस सिचुएशन में रीजनिंग की तो कहीं कोर्ट ने दिया ही नहीं कि आखिर आपको इतने कम मार्क्स आए तो क्यों आए, यूपीएससी ने ऐसा क्या किया कि आपको कम मार्क्स आए। सो देयर मे बी सिचुएशंस जहां पर कि द कोर्ट विल नॉट टेल यू एनीथिंग। सिमिलरली आपके जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, यू विल स्टडी इन दिस सेमेस्टर ओनली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं उनको कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है कि जो भी वो कोर्ट में कहते हैं ना, मतलब जो भी वो पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में कहते हैं, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज देयर स्पीचेस आर प्रोटेक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। वो जो आप देखते हैं ना कि चेयर उठा उठा फेंकते हैं, गाली गलौज ये सब करते हैं, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है उसके ऊपर, इसीलिए वो करते भी हैं। अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो फिर क्यों करते। तो इसीलिए वहां पर भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन
जो भी स्पीच आप दे रहे हैं वो जिस सब्जेक्ट मैटर पर दे रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर को कोर्ट एनालाइज कर सकता है। जो स्पीच आपने दिया उसको एनालाइज नहीं कर सकता है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं क्वेश्चन किया जा सकता है, बट द मैटर ऑन विच दैट स्पीच वाज गिवन दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत अजीब बात लगेगा बट इट इज द फैक्ट, और यही चलता है इंडिया में। तो दैट इज गुड ऑल्सो एंड दैट इज बैड ऑल्सो। ठीक है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको दैट देयर इज समथिंग विच इज नोन एज ऑर्डर, there is something which is known as judgment, and there is something again in civil matters which is known as decree. डिक्री जो है ये क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता है, इट इज ओनली इन द सिविल मैटर्स। नो, डिक्री क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि कोर्ट ने इशू कर दिया डिक्री, और इसी के आधार पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, देयर वाज अ डिक्री होल्डर, है ना, जिसके पास कॉन्जुगल राइट्स का जो डिक्री है वो है, वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, है ना। आखिर ये डिक्री है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री? नाउ डिक्री इज सिमिलर टू योर ऑर्डर, बट डिक्री इज रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू। डिक्री जो होता है वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होता है। इट इज ऑल्सो द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, एंड there is one thing which differentiates an order and a decree. What is that? It is that decree talks about the rights of the parties. डिक्री के अंदर में जो भी पार्टीज कोर्ट में गई हैं उनके राइट्स के बारे में लिखा होता है, लेकिन जो ऑर्डर होता है इट इज ओनली अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। बट डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन विच टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज। जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, ठीक है। अब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक राइट है विच इज अवेलेबल टू द कपल्स। जो कपल्स होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है दैट दे कैन फाइल फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ देयर राइट्स, ऑफ देयर कॉन्जुगल राइट्स। सो ये इसीलिए डिक्री में मेंशन किया जाता है। अगर ये ऑर्डर में आता है तो वो वहां पर फिर उनके राइट्स के बारे में बात ही नहीं होती। ओके, सो देयरफॉर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्री एंड एन ऑर्डर। नाउ अब ये ऑर्डर जो मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट ने कुछ कहा और उसको ये हो गया, दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर्स आपके सीपीसी में लिखे हुए हैं, बट दिस ऑर्डर इज नॉट दैट ऑर्डर। ऑब्वियसली ऑर्डर एक होता है कि मैं आपको बोल रहा हूं ये आपको करना है, एक वो ऑर्डर होता है। लेकिन सीपीसी के अंदर में जो ऑर्डर लिखा हुआ है, अगर आप डेफिनेशन खोलकर देखें, सेक्शन 2 क्लॉज 14 अगर आप खोलकर देखेंगे वहां पर आपको ऑर्डर का डेफिनेशन मिलेगा। लिखा है इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। सिंपली प्लेन लैंग्वेज में लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर जो शेड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीसी इज bifurcated into two parts. The first part comprises of your sections and the second part comprises of your orders. ठीक है, there is also a third part which is also present in your criminal CRPC, जो कि अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्म्स की बात करता है ना। जो आपका एक प्रॉपर तरीका है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, तो वो फॉर्म्स की बात करता है। तो वो अपेंडिसेस में वो आपका मेंशन है कि अगर आपको प्लेन लिखना है तो उसमें ये चीजें आप मेंशन करेंगे, अगर आपको काउंटर आर्गुमेंट लिखना है तो ये चीज मेंशन करेंगे, समन भेजना है तो ये चीज मेंशन करेंगे। सो दैट इज द थर्ड एंड दैट इज द कॉमन पार्ट विच यू विल फाइंड इन बोथ सीआरपीसी एंड सीपीसी, है ना। फॉर्मेट एक आपको दे दिया। व्हेन यू विल रीच इन 5th सेमेस्टर, जब आप 5वें सेमेस्टर में पहुंचेंगे, देयर इज सब्जेक्ट विच इज नोन एज प्लीडिंग्स, कन्वेयंस एंड एक और है उसमें जो याद नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर में दैट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको बस एक केस मैट है। उस केस मैट को आप देख सकते हैं अपने वेबसाइट से, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप प्लीडिंग डालते हैं कोर्ट के अंदर तो उस प्लीडिंग में किस चीज की प्लीडिंग कैसे की जाएगी। Unless and until there will be a proper format for everything, it will be very difficult for the court to analyze it. क्योंकि कोर्ट को एक दिन में 40-40, 50-50 केस सुनने हैं। अब वैसे में अगर आप अलग अलग अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे, प्लीडिंग्स बनाकर, तो कोर्ट तो पागल हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया गया है, और इसी वजह से दिस इज द रीजन व्हाई द जजेस गेट एंग्री। जो वकील साहब होते हैं ना, वो क्या करते हैं लोअर कोर्ट्स में, कुछ भी लिख देते हैं। आपने सुना होगा कि जॉली एलएलबी में प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिखा था ना। अब ये देखकर कितना दया आएगा और कितना गुस्सा आएगा, है ना, कि आप लॉयर हैं और आपको प्रोसिक्यूशन एंड प्रोस्टिट्यूशन दोनों एक ही लग रहा है ना। तो ये आपका दिखाता है कि यू आर इररेस्पॉन्सिबल, एंड व्हेन यू आर इररेस्पॉन्सिबल देन डेफिनेटली गुस्सा आएगा, बिकॉज द वर्क दैट यू आर डूइंग उसमें हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। और इसीलिए जो है वहां पर जज जज जो है वो आपके वकील के मुंह पर फाइल मारता है और फिर वहां पर बेइज्जती करता है। तो इससे बचना है आपको ग्राउंड लेवल पर, तो आप आज ही जाइए और कोर्ट में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप आज ही जो गलती हो सके वो कर लीजिए। क्योंकि आज अगर आप गलती करिएगा तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यही गलती आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद करिएगा तो फिर आपको बहुत सुनाया जाए। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स है ना अभी आप, इसीलिए आज कर लीजिए तो दिक्कत नहीं है, कल करिएगा सेम चीज तो दिक्कत हो जाएगी। यही सभी चीजें कोर्ट में सीखनी होती है इंटर्नशिप के दौरान। है एक्सक्यूज मी सर। सो हाँ सपना, सर वैसे कहाँ पे इंटर्नशिप कर का बोल रहे हैं आप? कहीं भी कर लीजिए ना, किसी भी वकील के अंदर कर लीजिए जिसको आप जानते हैं। ऐसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कोर्ट्स जो दिल्ली में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे पास आउट स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको आसानी से एक लॉबी मिल जाएगी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुद की होगी। तो आप इनके अंदर कहीं भी कर सकती हैं। कोई स्पेसिफिक नाम मैं न खुद जानता हूँ न मैं ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ एक दो नाम, बट मैं नहीं जाऊँ बोलूंगा आपको, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। आप और ज्यादा वकीलों से मिलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रिकमेंड करेगा तभी आप जाकर वहां पर करिए। आप खुद से एक दिन चले जाइए घूमते फिरते कोर्ट, और चार पांच वकीलों से मिलिए, बातचीत करिए, एंड देन यू विल योरसेल्फ नो कि आपको किसके साथ काम करने में बेनिफिट। सेकेंड ईयर में आ गए हैं आप, तो अब तो आपको इंटर्नशिप हो दे देंगे, क्योंकि आपको सीआरपीसी आईपीसी तो पता है। ठीक है, ऐसा प्रेज्यूम करते हैं वो, लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या पता है वो तो आप ही जानते हैं, और आपका खुदा जानता होगा कि आपको क्या पता है ना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर में दो पार्ट्स डिवाइडेड है आपका। प्रोसीजरल लॉ है, ऑलरेडी एक प्रोसीजरल लॉ पढ़ के आ चुके हैं। सिविल मैटर्स, व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर सिविल प्रोसीजर कोड, कोई बताएगा? हम्म, प्रोसीजर का क्या होता है हिंदी? आप लोगों को मैंने एक पब्लिकेशन का नाम बताया था ना, डिगलॉट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लॉज पब्लिश होते हैं। आप लोग वो रेफर करिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आपको हिंदी जानना है। ग्राउंड लेवल पर यू विल हैव टू डू एवरीथिंग इन हिंदी। हर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा, है ना, या फिर हाई कोर्ट में। तो इसीलिए बेटर यही है दैट विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू, परचेज द बेयर एक्ट इन विच, इन दैट, जो उस स्टेट में लैंग्वेज चलता है वो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता। अच्छा, सिविल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने कि ईस्ट इंडिया कमीशन जब आई थी इंडिया, तो फिर उन्होंने सबसे पहले कौन से राइट्स इख्तियार किए थे?
बंगाल में दीवानी, तो सिविल को दीवानी कहते हैं और क्रिमिनल को फौजदारी कहते हैं। इस नाम से आपके कोर्ट्स भी हैं, फौजदारी न्यायालय, है ना, दीवानी न्यायालय, सुना होगा आपने अगर तो यही है इसका ट्रांसलेशन, दीवानी प्रक्रिया संहिता, है ना, कोर्ट का संहिता ही होता है। तो और भी दो तीन नाम है इसके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अलग अलग फॉर्म्स है। अब इस बेयर एक्ट में दो पार्ट्स हैं, जैसा मैंने बताया, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, और उस ऑर्डर के अंदर में रूल्स हैं। व्हाट इज दिस सेक्शन एंड व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर? सेक्शंस आपको बताते हैं प्रिंसिपल्स जो कि सिविल मैटर्स में यूज होते हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, वो आपको प्रिंसिपल्स बताएंगे, मतलब जो सेक्शन पार्ट है दैट विल टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल्स, सिविल मैटर्स में जो प्रिंसिपल्स होता है, लाइक फॉर एग्जांपल रेस जुडिकाटा, लाइक फॉर एग्जांपल सब जुडिस। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके सिविल मैटर्स में कोर्ट एक्सरसाइज करता है ना। रेस जुडिकाटा आपने इंटरनेशनल लॉ के अंदर में भी पढ़ते पढ़ते रह गए होंगे, है ना, लेकिन रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, सो रेस जुडिकाटा जो है वो सिविल मैटर में आता है, क्रिमिनल मैटर में नहीं आता है। ओके, रेस जुडिकाटा अगेन इट इज अ प्रिंसिपल, और जो आपका सेक्शंस है वो प्रिंसिपल्स और राइट्स और आपका जो सब्सटैंटिव पार्ट है सिविल लॉ का, उसके बारे में आपका सेक्शंस में मेंशन्ड है। जैसे कि कोर्ट्स कौन कौन से होंगे सिविल मैटर्स में, जैसे आपने पढ़ा था ना कि सेक्शन आई थिंक 6 में शायद आपका था कि कौन कौन से कोर्ट्स होंगे क्रिमिनल सीआरपीसी के अंदर में। उसी तरीके से आपको सीपीसी में भी मिलेगा कि सिविल मैटर्स में कौन कौन से कोर्ट होते हैं। इन सीपीसी ऑल्सो यू विल फाइंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट जो कि आपके मैटर्स को सुनते हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 जो है वो प्रिलिमिनरी पार्ट के बारे में बात करता है। आप लोग बेयर एक्ट खोलिए जरा अपना, प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट। देखिए पहला हाँ सचिन आया है। सचिन, सचिन एक यस काम सर। करिए, वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करिए आप जो सीपीसी का जो केस मटेरियल है 2020 का, और उसको जरा ये करिए, सबको डिस्प्ले करिए स्क्रीन पर। तब तक हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 जो है इट टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी पार्ट, यानी कि इनिशियली एक सिविल मैटर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस बेयर एक्ट में आपके काम आएंगी। सबसे पहला पार्ट में आपका टाइटल बताया जाएगा, ये एक्ट कब कमेंस हुआ। ऑब्वियसली 1908 लिखा है तो आजादी से पहले का एक्ट है, बट इज इट द ओनली एक्ट, मतलब कि क्या ये इकलौता एक्ट है जो कि सिविल मैटर पर प्रोसीजरल लॉ में बनाया गया है? नहीं, 1859 के बाद में बहुत सारे सिविल प्रोसीजर कोड बनाए गए थे। उसके बाद फिर 1882 के अंदर, फिर 1876 आई गेस के अंदर में बनाया गया था, और फिर 1908 में फाइनल बनाया गया था। बट इट हैज बीन अमेंडेड मेजरली इन द ईयर 1976 एंड 2002। लास्ट अमेंडमेंट जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी के अंदर में वो 2002 में हुआ। तो 1976, 1999 एंड 2002 आपका जो बेयर एक्ट होगा उसके पहले स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में यू विल फाइंड द अमेंडमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो हाँ इसका जो है ऊपर, हाँ यहीं से नाउ दिस इज योर सिलेबस, है ना। सिलेबस आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट उसको अभी नहीं देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा बेयर एक्ट कैसे डिवाइडेड है। तो ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट जो है, पहला पार्ट में आपको पहले डेफिनेशन बताया, फिर पहले आपका टाइटल बताया, फिर डेफिनेशन बताएगा कि इस बेयर एक्ट में क्या क्या डेफिनेशंस यूज हुए हैं। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कौन कौन से कोर्ट हैं जो कि सिविल मैटर्स, दीवानी मामले जो है वो सुनते हैं, और उनकी क्या हायरार्की है, कौन किसके समाधीन है ना, कौन किसके नीचे आता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स उसके अंदर में ये होगा। सेविंग्स मतलब एक्सेप्शंस, है ना, जिनके ऊपर सीपीसी जो है वो लागू नहीं होता है ना। देन एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स,
रेवेन्यू कोड्स जो होते हैं ऐसे कोड्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल मैटर से रिलेटेड मामले सुनते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड मामले, रेवेन्यू से रिलेटेड मामले और दूसरे मैटर्स जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड होते हैं उनको सुनते हैं। दोज आर द रेवेन्यू कोड्स। तो रेवेन्यू कोड्स के ऊपर स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा गया है that CPC is applicable on them because generally revenue codes have a different उनका सब कुछ अलग होता है ना, खास करके क्रिमिनल मैटर्स में तो आते नहीं है। तो रेवेन्यू कोड्स के ऊपर सीपीसी वैलिड है, ये बताएगा सेक्शन 5। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट का कितना है, कौन से कोर्ट में कितने रुपए तक का केस लेकर आप जा सकते हैं, ये आपको सेक्शन 6 में पता चलेगा। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दीज थिंग्स यू विल बी नॉट यू विल नॉट बी टॉट इन द क्लास। मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, क्लास में जो आपका सिलेबस दिख रहा है ना, वही चीज आपको उठाकर बस बता देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और वो भी ऐसे दौड़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे दौड़ाएंगे कि आप मिल्खा सिंह बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू किया तो हम मेरे साथ स्टार्ट करिए, और मैं आपका जनवरी 15 तारीख तक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूं। ठीक है, ये मेरी गारंटी। सो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स, ये आपके बहुत पुराने जमाने में प्रोविंसेस होते थे, उसके कोर्ट्स हैं जो कि छोटे मामले, काफी छोटे मामले देखते हैं, 500 रुपए तक के मामले, ऐसे छोटे मामले। फिर प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स, प्रेसिडेंसी यानी मुंबई, वेस्ट बंगाल, ये सब प्रेसिडेंसीज थी ना ब्रिटिश के टाइम पर, तो इन एरियाज में ये सारे कोर्ट्स थे, आज भी होंगे शायद ही हैं। तो ऑर्डर्स क्या है अभी मैं बताऊंगा 10 and 11। इफ यू विल सी द सिलेबस, अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो जो सेक्शंस मैं बता रहा हूँ ये सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी पार्ट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, दैट इज सेक्शन 2, 3, 6 and 7। और जो पार्ट 1 के अंदर में इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो है 9, 10, 11, 15, 16, 17। आप लोग टिक करते चलिए। 18, 19, 20, 21, 21A। then your second part summons and discovery में section 27, 28, 29 and 30। फिर आपका जजमेंट एंड डिक्री वाले हेडिंग में सेक्शन 33। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, सेक्शन 30। फिर नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, पार्ट 2 में सेक्शन 36, 37, 38, 41, 42, 43। देन सेक्शन 50, 51, 52, 60, 61, 62। देन आपका 79, 80। देन 96, 100, 107, 113, 14 एंड 15। तो जो आपका निर्धारित सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ये सारे सेक्शंस आपके सिलेबस में मेंशन है, और इतना भी अगर टीचर्स कंप्लीट करा देंगे तो काफी होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ वो कराएंगे नहीं क्योंकि वो सिलेबस के बाहर है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस में है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था सीपीसी थर्ड सेमेस्टर जब मेरा था, तो मैंने अपने बेयर एक्ट में ही मार्क कर लिया था कि ये सेक्शंस हैं। उसके बाद ऑर्डर्स पर आते हैं। सेक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे जो जो मैंने बताए हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ एक एक सेक्शन के एक एक वर्ड में क्या मीनिंग है, क्यों लिखा है, वो पूरा डिटेल के साथ। बट we will not study section as we have studied earlier in case of CPC, because in CPC there is something which is known as order. Now what is this order? तो मैंने आपको बताया कि जो आपका sections है it comprised of your principles, जिसके ऊपर कि civil matters deal करता है, and the substantive matters, substantive part of the civil laws। लेकिन orders फिर क्या है? तो orders are the step by step procedure। Orders are actually covered under Schedule 1। Schedule 1 जो है उसके अंदर में orders आपका covered है, and in total there are 51 orders। So this 51 orders
आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, कुछ ऑर्डर्स तो जिंदगी भर काम नहीं आएगा और कुछ ऑर्डर्स हर दूसरे दिन काम आएगा। तो ऑर्डर्स आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी योर कंटेंट पार्ट, आप कंटेंट पार्ट उठाइए जरा और उसके अंदर में आप पहुंचिए मेरे साथ पेज नंबर 8 यानी न्यूमेरिक 8। अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो उसमें शायद न्यूमेरिक 8 में होगा, जहां पर आपका खत्म होता है सेक्शंस। ठीक है, जहां पर आपका सेक्शंस खत्म होता है वहां पर देखिए लिखा है फर्स्ट शेड्यूल एंड देन स्टार्ट्स ऑर्डर 1। नाउ ऑर्डर 1 का एक हेडिंग दिया गया है। यू नो व्हाट दिस हेडिंग इज ऑल अबाउट? दिस हेडिंग इज ऑल अबाउट द टॉपिक ओवर विच दिस कंप्लीट रूल्स। हर ऑर्डर में एक रूल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर है। अब ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप में क्या लिखा जाएगा, तो उसको नाम दे दिया गया है रूल। कि पहला रूल ये कहता है कि क्या, हु मे बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ। कौन कौन से लोग हैं जो प्लेंटिफ को ज्वाइन कर सकते हैं या प्लेंटिफ बन सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर बताया गया है इन सिविल मैटर्स। तो पार्टीज टू द सूट से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर 1 में। सिमिलरली आपके दूसरा ऑर्डर का नाम है फ्रेमिंग ऑफ सूट्स। मतलब जब भी आप कोर्ट में जाएंगे अपना प्रॉब्लम लेकर तो आपको एक सूट फ्रेम करना होगा। तो वो सूट आप कैसे फ्रेम करेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप, व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू फ्रेम अ सूट। सूट is considered a word in legal term for civil matters, same as ट्रायल जो होता है वो आपके क्रिमिनल मैटर में होता है। ठीक है, तो सूट जो आपने फाइल किया है वो सूट जो है फ्रेमिंग ऑफ सूट। सूट आप फ्रेम करेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे और उसके क्या क्या परिणाम होंगे, अगर उसमें कुछ छूट जाता है तो कैसे होगा काम, ये सारी चीजें आप फ्रेमिंग ऑफ सूट्स दैट इज योर ऑर्डर 2 में पढ़ेंगे। देन थर्ड ऑर्डर इज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। नाउ यू सी कि इसमें टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये 51 के ऑर्डर्स कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं सिविल मैटर्स में वो सारे के सारे उन्हीं के अंदर में रूल्स के फॉर्म में दिए गए। नाउ ऐसा नहीं है कि रूल 1 के बाद ही रूल 2 आएगा। जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा हम उसको उठाकर ले लेंगे। ठीक है, नाउ ऑर्डर, कुछ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्डर 7 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपके सिलेबस में ऑर्डर्स है ना वो आप मार्क कर लीजिए कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, देन उसके बाद ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9। देन आ जाइए आप सीधा ऑर्डर 27, ऑर्डर 36, 37, 39। उसके बाद है 47। ठीक है, हो गया या फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? अब जो मैंने रिपीट आपको कर ऑर्डर दीजिएगा बस। बताया है इन ऑर्डर, हाँ ठीक है मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 तो पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 तो पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करना है हमें। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर 3। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको बस देखने हैं। ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के अंदर में रूल 17 है, दैट इज इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। फिर ऑर्डर 7 के अंदर में रूल 11 है, दैट इज इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। फिर उसके बाद में आपकी ऑर्डर 9, ऑर्डर 9 के अंदर में कौन कौन से रूल्स, 6, 7 एंड 13। उसके बाद आ जाइए आप सीधा 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 ऑर्डर 27 which deals with the special suits
against the government and the public servant, or by the government or the public servant. Then come on to order 36. Order 36 should be read along with section 90 एंड बेसिकली ये आपका फ्रेंडली सूट्स होता है क्योंकि तो इसमें आपको पढ़ना है. देन ऑर्डर 37, इसमें आपको रूल्स जानने हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4. ऑर्डर 37 में रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4. देन ऑर्डर 39, इसके अंदर में आपको रूल 1 टू रूल 5, रूल 1 से लेकर रूल 5 तक आपको पढ़ना है. Then come on to your review part, order 47, XLVII 47. आई होप कि रोमन नंबर्स आप सभी को आता होगा. सो ये ऑर्डर 47 जो है, यू हैव टू रीड अलोंग विद सेक्शन 114, क्योंकि 114 जो है वो बात करता है रिव्यू के बारे में. तो इतना आपको करना है. इतना आप करेंगे तो आपका सीपीसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, सेक्शंस के अंदर में मिसलेनियस का एक पार्ट है. सेक्शंस जहां पर लिखा है ना कंटेंट्स में, उसमें मिसलेनियस का एक पार्ट 11 है. उसके अंदर भी कुछ सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सेक्शन 148, सेक्शन 149, 150, 151, 153 कैपिटल ए एंड 153 कैपिटल बी. फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 148, 149, 150, 151, 153 कैपिटल ए एंड 153 कैपिटल बी. तो इतना आपका पूरा एंटायर सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है. अब आप इसको एक बार में पढ़िए या एक एक करके पढ़िए, दिस डिपेंड्स ऑन यू, बट आई विल गो ऑन वन बाय वन. ठीक है. वन बाय वन में करके ये सारा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा. Now, there is one thing which I must tell you at this point, that ये जो ऑर्डर्स आप देख रहे हैं, इन ऑर्डर्स को अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स पढ़िएगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज. अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स पढ़िएगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज, बिकॉज दिस ऑर्डर्स करस्पॉन्ड्स टू सेक्शंस. ये ऑर्डर सेक्शन को करस्पॉन्ड करता है. तो ऑर्डर्स एंड सेक्शंस दे गो हैंड इन हैंड, एंड देयरफॉर आई सजेस्ट यू कि अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑर्डर कौन से सेक्शन को करस्पॉन्ड करता है. ठीक है. यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियोस भी डले हैं और मैं तो बताऊंगा ही, बट अगर आप मेरे से आगे चलना चाहते हैं, विच आई थिंक दैट यू मस्ट डू, सो दैट जो भी मैं क्लास में बताऊंगा यू विल हैव एन प्रायर नॉलेज, सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस पूछ सकेंगे. इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप पहले से उसको पढ़ के रखिए. ठीक है. तो आप रूल्स और ऑर्डर्स और आपके सेक्शंस एक साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं पढ़िएगा. ऐसा नहीं करिएगा कि रूल्स पहले, सेक्शंस पहले पढ़ लिया और उसके बाद में फिर जाकर ऑर्डर्स आप पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं करिएगा. ऑर्डर के साथ में रूल होगा, सॉरी, सेक्शन के साथ में ऑर्डर होगा और उस ऑर्डर का रूल होगा. ठीक है. तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपका सीपीसी का है. और इसके अलावा अगर आप याद करना चाहते हैं, वैसे तो याद होता नहीं है, बहुत मुश्किल से याद होता है आपका सीपीसी का ऑर्डर्स जो है, लेकिन देखिए यू विल फाइंड अ प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस आपको मिलेगा. ये जो ऑर्डर्स लिखे गए हैं ना, ऑर्डर 1 से लेके 51 तक, इनमें एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा. सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आप खुद खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा. मैं एक हिंट आपको यहाँ पर देता हूँ. आप ऑर्डर 1 खोल कर देखिए तो उसमें क्या लिखा है, पार्टीज टू द सूट. अब नाउ मुझे सोचकर ये बताइए कि किसी भी मामले में, कानूनी मामले में, सबसे पहली चीज जो कोर्ट ढूंढता है वो क्या है? सचिन बताइए जरा आप.
कोई भी न्यायिक मामले में सबसे पहली चीज जो कोर्ट फाइंड आउट करता है वो क्या है? कोई भी बताना चाहेगा आप लोगों में से? यस, सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि पार्टीज कौन कौन है। पहले हम ये क्लियर कर दीजिए क्यों। क्योंकि एक पार्टी कोर्ट में केस सिर्फ नहीं लड़ सकती है, दो पार्टी का होना जरूरी है ना। कोर्ट से लड़ाई नहीं है, कोर्ट में पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है। तो देयरफॉर द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कोर्ट फाइंड आउट करता है कि भैया पार्टी कौन कौन है बताओ जरा मुझे। इसीलिए देखेंगे आप जितने भी जजमेंट्स आते हैं सबसे ऊपर में क्या लिखा होता है? पार्टी का नाम। जो आप पढ़ते हैं ना, दिस वर्सेस दिस, वो दोनों तो पार्टीज है ना। तो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो या वो सिविल मैटर हो, सभी में आपका वो पार्टीज ही सबसे पहले कोर्ट फाइंड आउट करता है। इसीलिए ये जो ऑर्डर है आपके, ये इस तरीके से लिखे गए हैं कि इनका एक रीजन है, एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले हम क्या चीज का ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले हम पार्टीज देखेंगे कि पार्टीज कौन कौन है सूट में। पार्टीज मिल गई। अब उसके बाद पार्टीज कोर्ट में क्या लेकर आएगी? पार्टीज कोर्ट में सूट फाइल करेगी। तो सूट फाइल करना चाहिए, करना पड़ेगा ना। सो देयर विल बी फ्रेमिंग ऑफ सूट्स। therefore the second order talks about framing of suits. then the third thing, अब जब सूट फ्रेम करने गए हैं so definitely there will be a requirement of agents और pleaders, यानी जो आपके वकील होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके बिना आप कैसे सूट फाइल करिएगा। अगर ऐसे ही ले मैन कोर्ट में सूट फाइल करने लग जाए, अगर बोल दिया जाए कि कोई भी ले मैन सूट फाइल कर सकता है खुद से कोर्ट में, तो आप जरा सोचिए कि वकील साहब का तो नौकरी जाएगा ही जाएगा, जज साहब पागल हो जाएंगे। क्योंकि वो ले मैन को नहीं आता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, और हर पर्सन अपना अपना तरीका से लिखेगा। तो फिर तो जज साहब का क्या हालत होगा आप सोचिए खुद। जज बनना चाह रहे हैं आप, जुडिशरी निकलेगी आपकी, तो आपके सामने अगर अलग अलग आदमी अलग अलग फॉर्मेट लेकर आए तो आप क्या करेंगे? आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए द थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड कि फ्रेम सूट कर लिया, लेकिन अब हमें एक वकील चाहिए जो कि हमारा सूट को क्या करे? नेक्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूट करे। सो द फोर्थ थिंग इज इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन द कोर्ट्स। जो वकील हमारा आएगा वो हमारे सूट को इंस्टीट्यूट करेगा, मतलब कोर्ट फी देकर कोर्ट में डालेगा, कोर्ट में दाखिल करेगा हमारे सूट को, हमारे केस को कोर्ट में डालेगा। तो दैट्स व्हाई दैट इज द फोर्थ थिंग। क्योंकि जब तक वकील नहीं आएगा सूट कौन डालेगा? कोई नहीं डाल सकता है। इसीलिए वकील के बाद में लिखा गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। देन द फोर्थ थिंग इज इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। अब सूट डाल दिया गया, अब जज के पास में वो सूट चला गया। जज सबसे पहले क्या करेगा फिर? कि जज तो उसमें जो दूसरी पार्टी है, सूट मैंने डाला है तो किसी और के अगेंस्ट डाला होगा, खुद के अगेंस्ट में तो सूट डाला नहीं होगा। तो जो दूसरी पार्टी है उसको इत्तिला करेगा ना कोर्ट कि भाई साहब तुम्हारे अगेंस्ट में एक सूट फाइल हुआ है, आकर जवाब दो। तो कोर्ट क्या भेजेगा? कोर्ट भेजेगा समन। तो समन विल बी सेंड टू दी अदर पार्टी। उसके बाद में जब समन भेजेगा देन आफ्टर दैट देयर विल बी प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स मतलब कि दोनों ही पार्टीज जो है अपने अपने बात रखेंगे कोर्ट में। प्लीडिंग रखी जाएगी कोर्ट में। प्लीडिंग्स का मतलब होता है कि जनरली ऑर्डर 6 टॉक्स अबाउट प्लीडिंग्स जनरली, मतलब जो आप सूट इंस्टीट्यूट किए हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वो जो प्लीडिंग आपने डाली है, वो प्लीडिंग जो लिखित होता है ना उसको प्लीडिंग कहते हैं। और सूट मतलब केस, सूट मतलब वो जो फाइल होता है दैट इज योर सूट। तो वो जो प्लीडिंग आपने डाला है वो कैसा होना चाहिए? वो जो प्लीडिंग आपने डाला है, वो जो पूरा लिखा आपने कि ये आदमी ने इसके साथ ये किया, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, जो खिचड़ी आपने पूरी 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 पकाई है लिख लिख कर, ये पूरी खिचड़ी को क्या कहते हैं? प्लीडिंग कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है प्लीडिंग्स के बाद प्लेंट। नाउ व्हाट इज दिस प्लेंट? प्लेंट जो होता है दैट इज द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लीडिंग, कि जो भी आपने कंप्लेंट किया है, जो भी प्रॉब्लम है आपको, जो भी दिक्कत है आपको, वो दिक्कत जो है वो आपकी कहलाती है प्लेंट। और उसके बाद जब प्लेंट आपने फाइल किया तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी पार्टी है उसको काउंटर क्लेम, काउंटर आर्गुमेंट देने का मौका दिया जाएगा। सो ही विल बी गिवन, द अदर पार्टी विल बी गिवन अ टाइम टू फाइल व्हाट, कि भाई साहब ये कंप्लेंट आया है आपके खिलाफ, विच इज प्लेंट, प्लेंट सिविल मैटर्स में होता है, विच इज अ प्लेंट। नाउ यू आंसर कि व्हाट इज योर रीजनिंग फॉर दिस। आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो फिर क्या आपके हिसाब से सही है। तो वो आदमी क्या करता है, जो दूसरा पार्टी है, वो रिटन स्टेटमेंट देता है। कहने का मतलब कि जिस पर्सन ने सूट फाइल किया उसके ऑपोजिट पार्टी जब आंसर देती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। एंड जब सूट फाइल किया जाता है तो जो कंप्लेंट किया जाता है दैट इज नोन एज प्लेंट। मतलब दीज टू आर ऑपोजिट। प्लेंट किसका होता है, जो सूट फाइल करने वाली पार्टी होती है, और रिटन स्टेटमेंट किसका होता है, जो काउंटर पार्टी यानी ऑपोजिट पार्टी है उसका। ठीक है। उसी में एक और चीज लिखा गया है, काउंटर क्लेम, कि भाई साहब ये कंप्लेंट ये कर तो रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ये मेरा क्लेम है, तो काउंटर क्लेम कर दिया दूसरा पार्टी। उसके बाद उसी में एक और चीज लिखा है, सेट ऑफ। अब दोनों पार्टीज के बीच में पहले से भी लड़ाई चल रही थी इस चीज को लेकर, तो पार्टी बोलता है कि दूसरी पार्टी जो है वो बोलती है कि हम तो इसको सेट ऑफ कराएंगे, मतलब हम तो इसको खारिज करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, ये कहां से भैया करवा दिया फिर से सूट फाइल। तो वो सेट ऑफ करवा देता है। तो ये आपका ऑर्डर नंबर 8 में दिया है। ऑर्डर नंबर 8 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी, आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जुडिशरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑर्डर नंबर 7, ऑर्डर नंबर 8, दीज टू ऑर्डर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी पर्सपेक्टिव। उसके बाद अगला ऑर्डर है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। समन भेजा गया था, याद है। अब जब पार्टीज ने अपना अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद में कोर्ट उनको हाजिर होने के लिए कहती। वो जो समन था, वो समन किस लिए था, कि आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है, आप देख लीजिए। और ये जो अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज है, ये किस लिए है, कि आप कोर्ट में हाजिर हो। तो अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज अगर वो नहीं करेगी अपीयर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको भुगतने होंगे, इसीलिए उसमें अटैच्ड है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। सो दिस थिंग इज लिंक्ड टुगेदर। अगर आप अपीयर होंगे, अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने होंगे, और आपको अपीयर होने के लिए कोर्ट कह रहा है, दैट इज कवर्ड अंडर ऑर्डर 9। तो यू विल सी कि पूरा का पूरा ये जो ऑर्डर्स है इसका एक सीक्वेंस है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इट। कहीं कहीं पर ये सीक्वेंस आपको समझ नहीं आएगा, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको समझ आ जाएगा। जिस तरीके से क्रिमिनल मैटर्स में था कि एक केस फाइल हुआ, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद में इश्यूज फ्रेम करता है, सॉरी, कॉग्निजेंस लेने के बाद में उससे पूछता है कि क्या आपको ये कबूल है। अगर वो बोलता है कबूल है तो सजा सुना दी जाती है, लेकिन अगर जज को लगता है कि ये गलत बोल रहा है तो फिर उसके ऊपर वो इश्यूज फ्रेम करता है, ट्रायल को स्टार्ट करता है। ट्रायल पूरा चलता है तो उसके बाद फिर वो एविडेंस लेता है, एविडेंस लेता है, फिर दूसरी पार्टी का एविडेंस लेता है, विटनेसेस बुलाता है, विटनेसेस को एग्जामिन करता है। देन आफ्टर दैट वो फिर एक जजमेंट पर पहुंचता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रिमिनल मैटर्स में जो प्रोसीजर था ना, सेम प्रोसीजर आपके सिविल मैटर में भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर कुछ चीजें थी जो कि यहाँ नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अरेस्ट, देयर इज अरेस्ट इन सीपीसी, बट दिस अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, या हर केस में अरेस्ट करना नहीं। दिस अरेस्ट इज ओनली व्हेन कोर्ट जो है एकदम आजिज हो गया है कि इस पर्सन को तो यार किसी तरह घसीट के लाओ, देन ओनली देन द अरेस्ट इज डन। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा अरेस्ट करने का, तब तक अरेस्ट नहीं हो सकता है सिविल मैटर्स। ठीक है। जनरली इसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है।
जनरली आपके सिविल मैटर्स में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि दो भाई हैं, दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर वो लड़ रहे हैं, ये मेरी है तो ये मेरी है, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगा कि रुक जाओ, ये दोनों में से किसी की नहीं है, ये मेरी है। जब तक तुम्हारे बीच में डिसाइड नहीं हो जाता है कि किसकी है, तब तक ये मेरी हो गई। अब चुपचाप रहो और जितना भी प्रोसीड्स आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो मैं रखूंगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन डेफिनेशन जो कि आपका डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है, मीन प्रॉफिट, MESNE, एस इज साइलेंट, उसको बोलते हैं मीन प्रॉफिट। ये मीन प्रॉफिट क्या होता है कि इलीगल तरीके से अगर आपने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और उस प्रॉपर्टी से आपको अगर कोई बेनिफिट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनी अदर थिंग, then that profit which you are getting illegally, that profit is known as mean profit, उसी को कहते हैं मीन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक घर खाली पड़ा था मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक मूवी का ख्याल आया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस मूवी है साउथ इंडिया की, येवड़ू। देखा है आप लोगों ने? हैव यू सीन दिस मूवी येवड़ू? अल्लू अर्जुन और रामचरण की है। देखा है किसी ने? साउथ इंडिया की ये मूवी है येवड़ू, जिसमें कि उसका प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है। एक ही मूवी में दो दो कहानियां होती हैं। अच्छा, ये 260 आपका नाम है या फिर क्या है? आपका नाम क्या हुआ बताइए जरा। ये 260 आपकी पहचान है क्या? रोल नंबर था आपका सर क्लास 260? रोल नंबर सर। क्लास रोल नंबर 260 है, अच्छा। नाम क्या हुआ यस आपका? सर। सर ज्वाला सर। अच्छा, आप ज्वाला सिंह, ठीक है ठीक। मुझे याद आ गया वो मूवी, कौन सी मूवी? हाउसफुल का नाम था ना, ज्वाला। ज्योति बने ज्वाला। तो जबड़ू मूवी के अंदर में आप सभी लोगों ने नहीं देखा होगा ये मूवी, आई गेस, बट इट इज अ वेरी फेमस मूवी ऑफ साउथ इंडिया। उसके दो पार्ट्स आए हैं, यवड़ू वन और यवड़ू टू। यवड़ू वन ज्यादा अच्छा है, यवड़ू टू बेकार है। तो यवड़ू देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है एक पर्सन है ब्रह्मानंद नाम से। ब्रह्मानंद को आप सभी लोग जानते होंगे, साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, मोटा तगड़ा एकदम, है ना। तो उसने एक घर पर कब्जा कर लिया था और वो किराएदार खोज रहा था। अब जो उससे प्रॉफिट आता, उसको जो किराया आता, दैट किराया वुड बी मीन प्रॉफिट, वो मीन प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लीगल तरीके से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो मीन प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर इलीगल तरीके से अगर कोई प्रॉफिट किसी प्रॉपर्टी से ऊपर से आ रहा है आपको, देन दैट इज नोन एज मीन प्रॉफिट। एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, आई गेस। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ये मीन प्रॉफिट दिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद उसी में दिया गया है। तो चलिए, आवाज आ रही है?
यस सर। ओके, मुरारी सर का फोन आ गया था। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं? मीन प्रॉफिट तभी होगा जब इलीगल तरीके से किसी प्रॉपर्टी से आप प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन ओनली इट इज नोन एज योर मीन प्रॉफिट। तो वो आपका सिलेबस में मेंशन्ड है, इसीलिए मैंने बता दिया। बाकी उसके डेफिनेशन के अलावा और कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये आपका एक सार है सीपीसी का। अब अगली क्लास से एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपके टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा आज जो मैंने बताया है। अगर कोई डाउट है, कोई शंका है मन में, तो पूछ लीजिए। Otherwise, we will meet at 7 o'clock for constitutional law.